डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 नागरिक शास्त्र। जैसा कि आप जानते हैं 2 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। तो आपको इस पेपर में संविधान के बारे में जानकारी करना है कि संविधान क्या है, कैसे बना, इसके बारे में जानकारी करना है। तो संविधान क्या है? संविधान नियमों का संग्रह है। संविधान नियमों का संग्रह है। संविधान में देश की वो हर चीज लिखी होती है, जैसे देश का संचालन होता है। संविधान के अंतर्गत सरकार के कार्य, सरकार का चुनाव, उसके कर्तव्य और संविधान के प्रति नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, ये सब वर्णित होता है। बिना संविधान के किसी भी देश के शासन संचालन के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि संविधान से ही देश के शासन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है और देश के संचालन के लिए संविधान बहुत आवश्यक है। जैसे बिना नियम के कोई कार्य नहीं हो सकता है। एक उदाहरण स्वरूप, हम सड़क पे चल रहे हैं और नियम न हो, ट्रैफिक रूल न हो, तो गाड़ियां आपस में एक्सीडेंट कर जाती हैं। इसलिए सड़क पर चलने के लिए भी नियम बनाए गए हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं कि कौन दाहिने से जाएगा और कौन बाएं से आएगा। इसलिए एक्सीडेंट्स हमारे नहीं होते। इसी तरह से देश के संचालन के लिए भी नियम और कानून बनाए गए हैं। तो इसी क्रम में एक लॉर्ड ब्राइस के अनुसार लॉर्ड ब्राइस ने कहा था कि संविधान में वे नियम या कानून सम्मिलित होते हैं जिनके अनुसार सरकार के रूप, सरकार के कार्य, कर्तव्य निर्धारित होते हैं। साथ ही संविधान के प्रति नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, ये भी निर्धारित किए होते हैं। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? तो संविधान ही बताता है कि हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली है। संविधान के माध्यम से ये जानकारी मिलती है और किसी भी देश की पहचान उसके शासन व्यवस्था संविधान के द्वारा ही प्रकट होती है। बिना संविधान के किसी भी देश के शासन प्रणाली की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो संविधान तालमेल बढ़ाता है। संविधान तालमेल बढ़ाता है। तालमेल का मतलब होता है कि हमारे देश में कोने कोने में बहुत सारे वर्ग के लोग रहते हैं और सबके लिए एक ही संविधान होता है। इसलिए एक समान शासन की व्यवस्था होती है, कानून का शासन होता है सभी के लिए समान रूप से। इसलिए संविधान सभी व्यक्तियों में तालमेल बढ़ाता है। दूसरा है निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं। निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं। संविधान ही निर्णय देता है। संविधान ही निर्णय निर्माण की शक्ति को बनाता है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही लोग चुने जाते हैं और वही नियम बनाते हैं और इसका दायित्व, सुरक्षा की दायित्व संविधान का सर्वोच्च न्यायालय के पास सुरक्षित होता है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। नेक्स्ट है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं।
सरकार की शक्ति पर सीमा लगाता है भारतीय संविधान। क्यों? क्योंकि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की विवेचना की गई है, मूल अधिकार दिए गए हैं जो सरकार उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। विशेष परिस्थितियों में उसको सीमित किया जा सकता है नागरिकों के मूल अधिकारों को, लेकिन सरकार उसे समाप्त नहीं कर सकती है। ये सीमाएं सरकार पर लगती है। नेक्स्ट है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। संविधान कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। इससे ज्ञात होता है कि संविधान या देश धर्मनिरपेक्ष है या धर्माधारित, इससे स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा संविधान जो बना है वो धर्मनिरपेक्ष है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और उनके लिए एक समान कानून की समान व्यवस्थाएं हमारे देश में हैं और राज्य किसी भी धर्मों में भेदभाव नहीं करता है। सभी धर्मों को एक समान रूप से राज्य देखता है। देश का सर्वोच्च कानून। नेक्स्ट है देश का सर्वोच्च कानून। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। कोई भी नियम, कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान के दायरे में ही सारे नियम कानून आते हैं। सरकारें भी जो कानून बनाती हैं वो संविधान के अधीनस्थ ही बनाती हैं। ऐसा कोई कानून सरकार नहीं बनाती जो संविधान का उल्लंघन करता हो। अगर संविधान के नियमों का उल्लंघन कोई सरकार कानून बना के करती है तो वे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वो उस कानून को, सरकार के बनाए गए नियम और कानून को शून्य घोषित कर सकता है, समाप्त कर सकता है। सरकार के गठन की जानकारी। अगला पॉइंट है सरकार के गठन की जानकारी। संविधान से ज्ञात होता है कि किस तरह की शासन प्रणाली होगी और सरकार का गठन कैसे होगा, प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखी होती हैं। कानून के शासन की व्यवस्था। नेक्स्ट है कानून के शासन की व्यवस्था। चूंकि संविधान पूरे भारत के लिए एक है, इसलिए वो संविधान सभी पर लागू होता है और किसी व्यक्ति विशेष या सरकार की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि संविधान में वर्णित अनुच्छेदों, उपबंधों के अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। जहां कानून का शासन होगा वहां एक समान, सभी के लिए एक समान व्यवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट है, ये अलग से टिप्पणी भी पूछी जाती है, शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था। शक्ति पृथक्करण, ये अलग से टिप्पणी भी आती है। शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण से स्पष्ट शब्द से ही होता है कि पृथक्करण मतलब अलग अलग, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा तभी होता है जब दो लोग, चूंकि शक्ति का बंटवारा संघात्मक शासन व्यवस्था में होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था है जहां एक ही सरकार हो, जहां पर पूरे देश में एक ही सरकार हो, तो उसकी शक्ति उसी सरकार में, पूरी शक्ति उसी सरकार में होगी और वो सरकार पूरे देश पर शासन करेगी। इसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। केंद्र में उसकी सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं और केंद्र से ही शासन पूरे देश में होता है। लेकिन जहां संघात्मक व्यवस्था होगी वहां दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार जो पूरे देश में शासन करती है और एक स्टेट का सरकार, राज्यों की सरकार। दो प्रकार की सरकारें हमारे देश में
दो प्रकार की शासन व्यवस्था है। एक प्रदेश की शासन व्यवस्था हमारे ऊपर है और एक केंद्र सरकार की, देश की। प्रदेश की सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है जो हमारे ऊपर शासन करता है, और देश की केंद्र सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और प्रदेश का मुख्यमंत्री, यानी दोनों का शासन हमारे ऊपर है। इसका मतलब हमारे देश में दोहरी शासन व्यवस्था है और ऐसी शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और जहां पर संघात्मक शासन होगी, जहां दो सरकारें काम करेंगी, वहां पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। अगर ऐसा न किया जाए तो हमारे प्रदेश में किसी टॉपिक पर प्रदेश सरकार कानून बना रही है और उसी टॉपिक पर अगर केंद्र सरकार भी बना देती है, जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं कि अगर शक्तियों का बंटवारा न हो तो वयस्कता की आयु हमारे यहाँ 18 साल रखी गई है। 18 साल का नागरिक ही वोट दे सकता है, वोटिंग कर सकता है, और प्रदेश सरकार उसको 16 साल कर दे और देश की सरकार 21 साल कर दे तो किसका माना जाएगा। इसलिए देश में जितने भी विभाग हैं उनका बंटवारा कर दिया जाता है कि किस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किस विषय पर प्रदेश सरकार कानून बनाएगी। इससे विरोधाभास दोनों सरकारों में कानून बनाने में नहीं होगा। ये शासन व्यवस्था होती है संघात्मक शासन व्यवस्था में। एकात्मक शासन में एक ही सरकार होती है, पूरे देश पर होती है, प्रांतों में कोई शक्ति नहीं होती है, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं और वो पूरे देश पर शासन करता है। वहां शक्तियों के बंटवारा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जहां पर दो सरकारें, दोहरी शासन व्यवस्था होती है, वो संघात्मक शासन होता है और वहां शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। तो हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था, क्योंकि हमारे यहाँ दो सरकारें हमारे ऊपर काम करती हैं और दोनों की शक्तियों का बंटवारा संविधान में किया गया है, वो भी 3 सूचियों के द्वारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय रखे हुए हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार या संघ सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची में वे विषय रखे गए हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और एक अलग सूची है समवर्ती सूची जिस पे दोनों सरकारें कानून बना सकती है। इसके अलावा अवशिष्ट विषय हैं जो बच गए, कहीं किसी सूची में नहीं रखे गए, उसको केंद्र सरकार के जिम्मे दे दिया गया कि केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। तो मुख्यतः हमारे देश में दोहरी शासन व्यवस्था है, इसलिए हमारे यहाँ देश की शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था है और ये व्यवस्था हमारे संविधान में लिखा हुआ है। उसी के अनुसार चुनाव होते हैं, उसी के अनुसार शासन होता है, सरकारें उसी को दे करके कानून बनाती हैं। लेकिन हमारे देश की शासन व्यवस्था संघात्मक होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में एकात्मक हो जाती है। एकात्मक हो जाती है उस समय प्रदेश की शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है, सारी शक्तियां अब केंद्र के अधीन हो जाती हैं, लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में ही होता है। जैसे बाह्य आक्रमण, किसी विदेशी देश ने आक्रमण कर दिया, विदेश ने किसी दूसरे देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया, उस समय राज्य सरकारें अपनी सीमा पर नहीं लड़ पाती हैं। इस वजह से वो सारी शासन व्यवस्था राष्ट्रपति का शासन हो जाता है और केंद्र सरकार के अधीन सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। उस समय प्रदेश की शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है और सीधा राष्ट्रपति का शासन हो जाता है। उस समय राज्य सूची पर भी कानून केंद्र सरकार बना लेती है। दूसरी स्थिति है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, 356 और वो 352 है युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 360 संविधान में 356 अनुच्छेद 356 में दिया गया है कि अगर किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, यानी वहां का मुख्यमंत्री अपनी शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलाता है,
और ये रिपोर्ट राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को पहुंच जाती है कि प्रदेश में सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, यहाँ की शासन व्यवस्था फेल हो चुकी है। तो राष्ट्रपति यहाँ की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेता है। तीसरी व्यवस्था है, तीसरी अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात में देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में वहां की राज्यों की शासन व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है और उस समय भी एकात्मक शासन हो जाता है। ये तीन स्थितियां हैं जब कभी भी हमारे देश की शासन व्यवस्था एकात्मक रूप धारण कर लेता है। इनके अलावा हमारे देश की शासन व्यवस्था संघात्मक है, यानी ये दोनों का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट